तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, गॉड सेक्ट वालों ने रैंक 8 के कंपटीशन फिलहाल के लिए रुकवा दिए थे। वहीं ली कियानमे को उसके हेवन ब्रेकिंग सेक्ट ने 3 महीने तक बाहर निकलने से मना कर दिया था। अब आगे कियानमे के टीचर को ऐसा करना पड़ा था। वो करना नहीं चाहते थे, बट कियानमे की सेफ्टी के लिए। मूविंग में भी इधर कंफ्यूज थी। उसे लगता है यार कुछ तो गलत होने वाला है, क्योंकि जब ये गॉड सेक्ट गई तो वांग शान के जो टीचर है वो तो इससे मिले ही नहीं, जो कि गॉड सेक्ट में सबसे पावरफुल है, जिनका नाम डाओइस्ट वाटर है। और इसे भी एक क्लोज डोर कल्टीवेशन में डाल दिया गया था, और जो भी चीज़ें इसे चाहिए थी वो इसे प्रोवाइड की जा रही थी, बट इसे बाहर नहीं निकलना था। इसे इतना तो पता चल जाता है कि रैंक 8 का कंपटीशन कैंसिल कर दिया गया, यानी कुछ तो गड़बड़ है यार। दूसरी तरफ वांगलिंग को दिखाया जाता है। ये मोलुओ कॉन्टिनेंट पे था और लू यानफे वगैरह अपने सामान को पैक कर रहे थे ताकि रैंक 7 रीजन में मूव कर पाए। वांगलिंग इधर ऑलसीर के सोल के साथ फ्यूज हो चुका था, और ऐसा लग रहा था यही मानो ऑलसीर है। और इस लेवल तक ये पहुंच जाता है कि मानो हर एक चीज़ ये भूल जाता है कि ये कहाँ पर है। फिलहाल ये वही डिविनेशन टेक्निक यूज़ करता है जो कि ऑलसीर यूज़ करके फ्यूचर देख पाते थे। थोड़ा इसे फॉग टाइप दिखता है, और इसे दो आंखें दिखती हैं जो कि मानो किसी को घूर रही हो, एक बंदे को जो कि उस आंखों की तरफ देख रहा था। वांगलिंग एकदम ट्रेम्बल कर जाता है, और फिलहाल ये जागता है। इसका चेहरा पीला पड़ चुका था कि वो जो जगह था वो मोलुओ कॉन्टिनेंट ही था, और जो बंदा आसमान की तरफ देख रहा था वो मैं था। और जो बंदा बड़ी बड़ी आंखों से आसमान में से देख रहा था वो बहुत पावरफुल था। मैं पक्का मरूंगा अगर मतलब उससे बैटल हो रहा है तो, क्योंकि वांगलिंग क्लियरली नहीं देख पाता है। तो एक बार ये और ट्राई करता है, और इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये अपने सीलिंग स्टैम्प को यूज़ करता है, साथ में मैजिकल आर्सेनल टेक्निक को। और इस बार ये फ्यूज़न नहीं था, बल्कि वांगलिंग सीधा सेलेस्टियल सीलिंग स्टेम में एंटर करता है। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन था। और इस बार ये फिर से देखता है सीन कि ये खून की उल्टी कर रहा है। इसकी बॉडी कोलैप्स कर चुकी है। इसका ओरिजिन सोल भागने को देखता है, लेकिन खत्म हो जाता है। फिर से पिक्चर को ये चेंज करता है। इस बार ये देखता है कि इसे एक मिरर दिखाई देता है, और इसमें भी ये मारा जाता है। बार बार ये पिक्चर को चेंज करता है। इस बार इसे कंप्लीट सीन्स दिखाई देते हैं कि वांगलिंग चैम्बर के अंदर बैठा हुआ है। जैसे कि एक बार ये देखता है कि एंशिएंट गॉड में बदल चुका है और दहाड़ मार रहा है। ओल्ड मैन जो था, जो इस पर अटैक कर रहा था, वो डाविस्ट रोब पहन के था। इसमें भी ये मारा जाता है। हर बार पिक्चर अलग आता है, लेकिन हर बार वांगलिंग मारा जाता है। तो ऑलसिर के स्पेल की वजह से ये इतना तो देख लेता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज देखता है, और सब में ये मारा जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अगर आपको याद होंगे तो वो भी ऐसे ही करके देख रहे थे कि किस में हम बचेंगे। कुछ वैसा ही वांगलिंग भी करता है। अब इसे समझ में आ जाता है कि कियानवे यहाँ से क्यों गई, मूविंग में क्यों गई, रैंक 8 का कंपटीशन कैंसिल क्यों हुआ। एक पावरफुल थर्ड स्टेप कल्टीवेटर है जो कि इसे मारना चाहता है। और ये वैसा नहीं था जैसा कि डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम आए थे, मतलब बस अपना एक क्लोन भेज दिए थे। ये बंदा अपनी बॉडी के साथ आ रहा है, रियल बॉडी के साथ। अब ये सोचता है कि मैं तो भाई वांग लिंग हूँ, हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर, ऐसे तो नहीं मरूंगा, कुछ भी हो मैं फेस तो करूंगा। अब वांग लिंग बहुत सारे फेक जो हेवन डिफाइंग बीट्स थे उन्हें निकालता है, और इसमें ये ऑलसीर के पावर को यूज करके वर्ल्ड प्रेडिक्शन स्पेल यूज करता है। ये अभी भी स्पेल को ढूंढ रहा था कि कहाँ से ये बच सकता है, वो एक एक चांस। और इस बार इसे दिखाई देता है कि एक बंदा है जिसका नाम लियो जिन बायो है, डाओ नेम मास्टर जिन बायो। इधर जो बाहर में डिसाइपल्स वगैरह थे ये वांगलिंग का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो सामान पैक कर चुके थे। पर तभी अचानक से यहाँ पर गोल्डन लाइट चमकती है, और एक जेड दिखाई देता है, और उसमें से साउंड आता है कि ओल्ड मैन का नाम लियो जिन बायो है, और तुम लोगों के ऊपर खतरा है। 3 दिन में 3 दिन पहले मुझे किसी ने बोला था कि तुम्हारे ओरिजिन सेक्ट को ख़त्म कर दूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को मौका दे रहा हूँ। फिर ये बंदा एक्टिंग करता है कि कोई नहीं, एवरलास्टिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन बदले में तुम लोगों को कुछ ओरिजिन क्रिस्टल्स देने पड़ेंगे। इधर वांग लिंग ये भी लियो जिन बायो के बारे में ही देख रहा था। अचानक से अपनी आंखें खोलता है और बोलता है लियो जिन बायो। फिलहाल इसका जो सोल था ऑलसिर के सोल से अलग हो जाता है। सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प को ये खा जाता है, मतलब अपनी बॉडी में रख लेता है, फिर निकलता है। लियो जिन बायो इधर अपना पावर दिखा रहा था। वांगलिंग को नोटिस नहीं करता, और वांगलिंग इसे कोल्ड लुक दे रहा था। ओल्ड मैन यहाँ से काफी दूर था, यानी लियो जिन बायो ये एक जेड की मदद से बोल रहा था, और ये काफी दूर से बोल रहा था, और जेड से वही आवाज निकल रहा था, लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी से। मस्त एक्टिंग कर रहा था कि मैं जल्दी ऐसा किसी पे दया नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि तुम लोग एवरलास्टिंग सेक्ट से रिलेटेड हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बोलने के बाद ये आंखें खोलता है, क्योंकि इसे पहले से पता था ओरिजिन सेक्ट यहाँ से डिसबैंड हो रहा है, ये लोग जा रहे हैं। इसी का ये वेट कर रहा था। बस इसे एक चीज़ के बारे में नहीं पता था कि यहाँ पर कोई वांगलिंग करके है, इसलिए इसे लगता है यार मैं तो 100% इनको लूट लूंगा। और ये सोचता है यार लू यानफे बहुत सुंदर है, बट कोई नहीं। पर तभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, काफ़ी कोल्ड वॉइस थी कि तुम लियो जिन बाय हो।
और ये आवाज़ काफ़ी मतलब बहुत अचानक से आती है। अब इस दौरान ओल्ड मैन जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था, ये साइड में देखता है, यहाँ पर कोई प्रकट होता है और ये बंदा खून की उल्टी करने लगता है और लिू जिनबायो ये खून की उल्टी करने के बाद यहाँ से भागने को देखता है। वांगलिंग के प्रेशर की वजह से ये दोबारा से ब्लड वॉमिट करता है और बोलता है, जेड प्रोटेक्ट मी। तो एक जेड वांगलिंग की तरफ पड़ता है। ब्रिलियंट लाइट इसमें से रिलीज होती है और इसका मौका मतलब इसका फायदा उठाकर लाइट क्योंकि ज़्यादा चमकती ये फिर से भागता है और वांगलिंग का थंडर पावर भी जो कि किसी भी निर्वाणा शैटर बंदे को मार सकता था इस लाइट के सामने कोलैप्स कर जाता है। वांगलिंग देखता है इस बंदे की तरफ जो कि अभी भाग रहा था। ये उस जेड की तरफ देख रहा था क्योंकि इसे याद आता है कि ये लियू जिन बायो जब ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा था तो इसके बचने के चांसेस में ये बंदा एक था। लेकिन इस बंदे का कल्टीवेशन काफ़ी लो था, मतलब एसेंडेंट लेवल से ये जस्ट ऊपर गया था इल्यूजनरी यिन लेवल पे। लेकिन फिर भी वांगलिंग के अटैक से ये बच गया था इस जेड की वजह से। ओल्डमैन चिंतित था कि यार मैंने बहुत लोगों को चीट किया है, मैं पकड़ा कैसे गया, आज तक नहीं हुआ था। और ये बोलता है, जेड ओ जेड मुझे बचा लो, आज तक तुमने कभी निराश नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर जो ओरिजिन क्रिस्टल्स थे जो मैंने लोगों को चीट करके कमाए थे तुमने ही एब्जॉर्ब किया है। ओल्डमैन यहाँ से 10,000 किलोमीटर की दूरी तक तो भाग चुका था पर वांगलिंग फिर से प्रकट होता है। जेड को अभी तक कुछ हुआ नहीं था और वांगलिंग भी कहता है, देखता हूँ तुम कहाँ तक भागते हो। और अब ये रेस्ट्रिक्शंस बनाने लगता है। तो फिलहाल ये जो ओल्ड मैन था उसे ये जेड प्रोटेक्ट कर रहा था और इस जेड में से ब्लैक धुआं निकलता है जो कि 1000 फीट के एक केचुए में बदल जाता है और ये वांगलिंग पर जहर फेंकने लगता है। और रेस्ट्रिक्शंस जो वांगलिंग बना रहा था जैसे ही पॉइजन टच करता है रेस्ट्रिक्शंस कोलैप्स कर जाते हैं। अब वांगलिंग भी देखता है और बोलता है कि थंडर ऑफ द वर्ल्ड, मेरी आज्ञा से आगे बढ़ो। लेकिन जब ये थंडर आगे बढ़ रहे थे तो जेड में से और धुआं निकलता है, 6 और सेंटीपीड प्रकट हो जाते हैं और सातों मिलके जहर फेंकते हैं और इनका जहर का पावर थंडर से टकराता है। हालांकि 3 इसमें से मर जाते हैं थंडर की वजह से और समय के साथ चारों भी मर जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। बीच में एक दो और प्रकट होते हैं जो कि जेड के अंदर जा रहे थे बट वांगलिंग इन्हें रोकता है। लेकिन इस चीज़ में वांगलिंग हैरान था कि यार जेड को कुछ एक मतलब रत्ती भर भी डैमेज नहीं हुआ था, मतलब कि ये जेड जो है पावरफुल मैजिकल ट्रेजर है। और वांगलिंग को समझ में आता है कि इसने देखा था कि इसके जो बचने के चांसेस थे वो लियू जिन बायो के थ्रू थे, तो क्या ये जेड था जो इसे बचाएगा। अब वांगलिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है रेस्ट्रिक्शन के साथ जेड को पकड़ने के लिए, पर जेड से फिर से ब्लैक मिस्ट बाहर आते हैं और 10,000 फीट का इस बार एक केचुआ बाहर आता है और ये केचुआ वांगलिंग के बहुत करीब था तो इसे निकलने को देखता है लियू जिन बायो। अब उसे भाई लगता है यार क्या है और ये बोलता है, जेड इसको खा ही जाओ, ये निर्वाणा शैटर लेवल का है तो इसके पास ओरिजिन क्रिस्टल्स भी होंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। पर वांगलिंग जब सेंटीपीड को देखता है और बहुत क्लोज था तो ये दहाड़ मारता है एंशिएंट गॉड का और आसपास की नदियां वगैरह मानो वो रास्ते बदलने लगती हैं वांगलिंग के इस दहाड़ की वजह से और सेंटीपीड ये कोलैप्स कर जाता है। अब जो जेड के आसपास काफ़ी ज़्यादा लाइट चमक रही थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है और एक हल्का जेंटल लाइट इसे कवर करके था और वांगलिंग फाइनली इस जेड को पकड़ लेता है और जैसे ही पकड़ता है इसके माइंड में मानो एक दहाड़ सुनने को मिलती है, एक अलग फोर्स जो कि इसकी बॉडी में अब एंटर कर रही थी, इसके ओरिजिन सोल को प्रेशर कर रही थी। पर इसी समय हेवन डिफाइंग बीट से भी लाइट रिलीज होता है और दोनों रेजोनेट करने लगते हैं, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक थी और ये जो जेड था ये गायब हो जाता है, इसके बॉडी में एंटर कर जाता है, इसके ओरिजिन सोल में हेवन डिफाइंग बीड के बगल में प्रकट होता है। हेवन डिफाइंग बीड इस जेड को अंदर खींच लेता है अपने अंदर और फिर हेवन डिफाइंग बीड गायब हो जाता है, मानो ये कभी था ही नहीं। हालांकि वांगलिंग भाई क्योंकि ओरिजिन सोल इसका कनेक्टेड है तो फील तो कर सकता था मानो वांगलिंग खुद हेवन डिफाइंग बीड हो। और कुछ इसे ऐसे मेमोरीज दिखती हैं जो इसके थी नहीं, मतलब काफ़ी अंधेरा था और एक जेड जमीन के नीचे दफन था हजारों सालों बाद। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा था लेकिन एक दिन मिट्टी थोड़ा सा लूज हो जाता है और 8 केचुए बाहर निकलते हैं, मतलब यहाँ पर पहुँचते हैं। मानो जेड ने इन्हें इंटेलिजेंस दिया हो, दिमाग दिया हो, तो ये लोग जेड की ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। समय बीतता है, ये जो 8 केचुए थे मानो कल्टीवेटर के समान बन चुके थे इस जेड की ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद। लेकिन अब समय के साथ ये मर जाते हैं, लेकिन इनका जो ओरिजिन सोल था वो जेड के अंदर एंटर कर जाता है। ऐसे करके और समय निकलता है क्योंकि ये सोल्स तो थे पर जेड को कंट्रोल नहीं कर सकते थे और ये जो अपना जेड था वो ज़मीन के अंदर ही था। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत इसका जो ऊपर का सरफेस था वो दिख रहा था और एक ओल्ड मैन जो कि काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था यहीं पे पहुंचता है और लोग इसे बोल रहे थे, धोखेबाज, मक्कार। ओल्ड मैन की इंजरीज काफ़ी खतरनाक थी, ये खून की उल्टी कर रहा था और इसका खून जेड पे गलती से पड़ जाता है। जेड चमकता है, ओल्ड मैन इसे नोटिस करता है जो कि भाग रहा था और पकड़ करके जेड को ये भाग जाता है। वांगलिंग जाग जाता है, मतलब सपना लंबा लगता है लेकिन था वो कुछ एक आधे सांस में ही। लियो जिन भाइयों वांगलिंग की तरफ देखता है
और इसे थोड़ा दर्द होता है क्योंकि उसका जेड गायब हो चुका था। और फिलहाल अब ये यहीं पे ऐसा बैठ जाता है, नतमस्तक हो जाता है कि सीनियर मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी किसी को मारा नहीं है, बस मैं थोड़ा सा ऐसे धोखेबाजी करता हूँ, बस लोगों के ओरिजिन क्रिस्टल्स ले लेता हूँ। मतलब मैं मरने के लायक तो नहीं हूँ, इतना भी पाप नहीं किया मैंने, और मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। इधर वांगलिंग अलग सोच रहा था कि ये जो 8 केचुए थे इस जेड की वजह से वो निर्वाणा शैटरर लेवल पे पहुंच चुके थे। ल्यूज इन बायो मतलब क्लाउड सी में कहीं भी घूम सकता था। कितने लोगों को धोखा दिया था। फिलहाल वांगलिंग कुछ बोलता नहीं और ल्यूज इन बायो को अपने स्टोरेज स्पेस में डाल देता है कि हाँ ये बंदा मरने के लायक तो नहीं है, बस धोखा ही तो देता है। बस एक चीज़ के लिए, क्योंकि ओरिजिन सेक्ट को ये धोखा देने वाला था, इसलिए इसको पनिश तो करना पड़ेगा। और वांगलिंग बोलता है कि जूली को तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम अकेले हो, तो मैं इस बंदे को तुम्हें सौंपता हूँ, इसे अच्छे से सिखाओ। वांगलिंग का डिवाइन सेंस जू लीगुओ के कानों में पड़ता है, क्योंकि जू लीगुओ हमेशा वांगलिंग को गाली मारते रहता था कि यार सुंदरियाँ मिलती नहीं है और ये दैत्य मुझे कहीं जाने नहीं देता। और जैसे ही वांगलिंग का मैसेज से मिलता है, ये ल्यूजिन बायो की तरफ देखता है और एक्साइटेड हो जाता है कि मास्टर आप टेंशन मत लो, लिटिल जू मतलब मैं इस बंदे को अच्छे से सिखाऊंगा और इसे पता चलेगा कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है। और इस समय जूली को एक एकदम एविल स्माइल देता है और लियो जिन बायो की तरफ बढ़ता है। लियो जिन बायो और ज़्यादा डर जाता है। डेविल काफ़ी खुश था कि मतलब फाइनली भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, इतने समय से मैं लोनली था। और ये हंस रहा था, हंसी में वो एक एविल इंटेंट था, बदमाशी वाली मतलब हंसी थी ये। इधर वांगलिंग हवा में था और ये यही सोच रहा था कि सरवाइव करने के चांसेस उस जेड की वजह से थे। बस जेड तो गायब हो चुका है हेवन डिफाइंग बीड के अंदर, और हेवन डिफाइंग बीड भी गायब हो चुका है। इधर वांगलिंग और जिनसेक्ट में वापस आता है जहाँ पर लू यानफे वगैरह इसका वेट कर रहे थे। और यहाँ पर जो जेड था जिसकी मदद से ल्यूजिन बायो इनसे कम्युनिकेट कर रहा था वो नॉर्मल था। फिलहाल लू यानफे इससे कहते कि अब हम चल सकते हैं अंकल टीचर। वांगलिंग इस जगह को देख रहा था क्योंकि थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो इस जगह से इसकी भी थी जहाँ पर इसने कल्टीवेट किया था। वांगलिंग इनसे कहता है कि तुम लोग जाओ रैंक सेक्ट की तरफ, 7 सेक्ट की तरफ, मुझे कुछ और काम है। लू यानफे कुछ कहना चाहती थी बट फिर ये कर मतलब कह नहीं पाती है और ट्रांसफ़र एरे की तरफ ये लोग बढ़ जाते हैं। इनके जाने के बाद वांगलिंग एक चैन की सांस लेता है कि अगर मैं मरा नहीं तो फ्यूचर में तुम लोगों से मिलूंगा। इसका एक ही मकसद था, अगर कोई रास्ता नहीं है तो क्योंकि मैं हैवेंग डिफाइंग कल्टीवेटर हूँ तो एक रास्ता कोशिश तो करूंगा बनाने का। और एक चीज़ बोलता है कि ये थर्ड स्टेप कल्टीवेटर मुझे परेशान कर रहे हैं ना, एक दिन सभी को मेरे सामने झुकाऊंगा। इसकी आंखों में एक अलग कोल्डनेस था। फिलहाल ये अपने स्टोरेज स्पेस को खोलता है, उसमें से 2 छोटे तलवार निकालता है। इसे ये 7 कलर्ड रियल में मिले थे, दोनों पर सील था। उस समय ये इन्हें खोल नहीं पाया था। इधर सीन शिफ्ट होता है, ली कियानमे को दिखाया जाता है। ये पूछती है अपने टीचर से कि आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देना चाहते, कारण बताओगे? इसके टीचर भाई हेवन ब्रेकिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर थे, वो कुछ नहीं बोलते हैं। अब कियानमे बोलती है कि मैं मतलब बचपन से आपके साथ हूँ। इसके टीचर बोलते हैं टेंशन मतलब 3 महीने बाद तुम्हें डीमन सेक्ट फिर से जाना है। कियानमे सोच रही थी कि इसके टीचर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि क्या ऐसा कारण है जो कि इसके टीचर ने को मजबूर कर दिया ऐसा करने पे। अब इसे एक ही शख्स का चेहरा जहन में आता है, वो था वांगले। और इस बार ये एकदम दृढ़ निश्चय करके पूछती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों कैद किया। इसके टीचर इसकी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में एक प्यार था अपने डिसाइपल के लिए और एक चिंता भी थी। ये बोलने ही वाले थे तभी जो 2-3 एल्डर्स थे उनमें से एक बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर एक बार फिर से सोच लीजिए। पर सेक्ट मास्टर देखते हैं इनकी तरफ कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये बोलते कि ली कियान में, क्या तुम एक बंदे को जानती हो जिसका नाम लूजी हाओ है? कियान में का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था। ये बोलती हाँ, और बताती है कि मैं इस बंदे से रैंक 5 रीजन में मिली थी जब आपने सीनियर ब्रदर सीमा के जेड को और रैलिक को ढूंढने के लिए बोला था। अब सेक्ट मास्टर बोलते उसी की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर 3 महीने के लिए कैद रख रहा हूँ। अब इतना तो ये लड़की होशियार थी कि समझ जाती है कि वांगलिंग पर लाइफ और डेथ सिचुएशन है और वो खतरा बहुत बड़ा है कि इसके टीचर भी इस बार मजबूर है। मतलब इसके टीचर इसकी सुरक्षा चाहते हैं। बट कियान में कुछ सोचती है और खड़ा हो जाती है। तीनों एल्डर्स के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और इनमें से एक कहते कियान में क्या कर रही हो? अब कियान में बोलती कि मैं तो अनाथ थी, आपने मुझे काइंडनेस दिया, आपने मुझे बड़ा किया है। आपको मैं टीचर कहती हूँ बट आप मेरे लिए फादर के समान हो। और ये 2-3 बार कोट आउ करती है, मतलब रेस्पेक्ट देती है सब, जैसे हमारे यहाँ चरण स्पर्श करते हैं कुछ वैसा। और ये बोलती है कि टीचर अगर मुझे दूसरा जन्म मिलता है तो मैं आपके इस काइंडनेस को 10,000 बार पे करूँ, मतलब रीपे करूँ। लेकिन आनमे के टीचर भी हैरान थे और इनका एक्सप्रेशन और कॉम्प्लिकेटेड था। ये बोलती है कि मुझे पता है आपने मेरे पर बहुत रिसोर्सेज खर्चा किया जिसकी वजह से बहुत सारे एल्डर्स आपसे नाराज़ भी रहते थे। ये फिर से बोलती कि अगर अगला जन्म हुआ और मैं घोड़ा भी बन गया कुछ भी तो भी मैं आपको रीपे करने आऊँगी।
कियानमे को ये भी पता था कि यहाँ के जो ये 2-3 एल्डर्स हैं, इन्हें ये लगता है कि कियानमे एक फॉरेन क्लैन से आई है। मतलब इस स्टार सिस्टम से है ही नहीं। ये जानती थी कि इसके टीचर ने अपने ओरिजिन सोल को थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया था, ताकि कियानमे के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। शायद बचपन में ये बहुत कमज़ोर थी। ये लड़की रोती तो नहीं थी, लेकिन आज रो रही थी। ये फिर से बोलती, अगर मैं मर भी गई, तो आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। बट आज मुझे जाना पड़ेगा। इसके टीचर बोलते, क्या वो इतना वर्थ इट है कि तुम उसके लिए जाना चाहती हो? ये बताती है कि मुझे नहीं पता मेरा उसके साथ क्या रिलेशन है, लेकिन इन 100 सालों में पता नहीं किसी और कारण से मतलब उसका शैडो हमेशा मेरे हार्ट में रहता है। मानो पिछले जन्म से मैं उसे जानती हूँ। मैं एक मछली थी और वो एक पक्षी था। मुझे पता है शायद वो मुझे एक्सेप्ट ना करे, मतलब वो बंदा ऐसा भी है, लेकिन फिर भी मुझे सब पता होते होते हुए भी मैं मतलब ऐसा करना चाहती हूँ। अगर मैं नहीं गई तो मैं खुश नहीं रहूँगी। अब इसके टीचर फाइनली बोलते हैं कि देखो, जो रैंक 8 का कंपटीशन था वो गॉड सेक्ट ने कैंसिल करा दिया। कियान में और ज़्यादा हैरान हो जाती है। मतलब ये समझ जाती है कि सब मैटर गॉड सेक्ट से रिलेटेड है। और अब ये बताते हैं कि जब से लूजिया हुआ है, तब से गॉड सेक्ट वाले इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर भी तुम जाना चाहोगी। बट कियानमे का जो डिटर्मिनेशन था वो और स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ, मैं जाना चाहूँगा। ली कियानमे के टीचर आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं कि नॉर्मल बंदा तो गॉड सेक्ट को मजबूर नहीं कर सकता कि वो रैंक 8 के कंपटीशन को कैंसिल करवा दे। और ये जो मैटर है वो डाओइस्ट वाटर ने खुद किया था। क्या तुम डाओइस्ट वाटर को हरा सकती हो? मतलब उनके सामने खड़ा हो सकती हो? चाहे अगर हम पूरे मिलके भी खड़ा हो जाए, पूरे हेवन ब्रेकिंग सेक्ट भी, तो कुछ नहीं कर सकते। बट कियानमे का डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो जाता है कि मैं उन्हें नहीं रोक सकती, लेकिन मैं फिर भी जाना चाहूँगी। बस आप मुझे जाने दीजिए। अब इसके टीचर भी बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा था। 3 महीने तक यहीं कल्टिवेट करो, फिर जा सकती हो। कियानमे एक अलग पेन फील करती है, खून की उल्टी करने लगती है। अब इसके टीचर और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देते हैं, यार क्या करूँ इस लड़की का। और कियानमे बोलती है कि आप मुझे रोक तो सकते हो, बट आप मुझे मरने से नहीं रोक सकते। अब इसका टीचर एक मार्क बनाते हैं जो कि कियानमे की बॉडी में एंटर कर जाता है, और ये जो अपने ओरिजिन सोल को शायद कोलैप्स करवाना चाहती थी, उसे रोक देता है। ये बोलती है कि आप मुझे 3 महीने तक तो रोक सकते हो, बट उसके बाद तो नहीं रोक पाओगे, क्योंकि उसने अभी तक मेरे थर्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। और अगर वो मर गया तो मैं उसी दुनिया में जाऊंगी जहां पर वो होगा, ताकि वो मेरे थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे सके। कियानमे के टीचर भी बहुत उदास थे कि क्या करूँ यार। और ये अपनी इस शिष्या को जानते थे कि ये कैसी है, बहुत जिद्दी लड़की है। अब इसके टीचर बोलते हैं कि क्या तुम डिसाइड कर चुकी हो? अगर तुम इस फॉर्मेशन से बाहर निकली तो तुम हेवन ब्रेकिंग सेक्ट की कभी हिस्सा नहीं मानी जाओगी, मेरे डिसाइपल भी नहीं कहलाओगी, और उसके बाद तुम्हें मुझे टीचर कहना भी नहीं पड़ेगा। मतलब मैं तुम्हारा टीचर ही नहीं हूँ। सोच लो। इसके टीचर फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते। एल्डर्स भी चिंतित थे कि आप कर क्या रहे हो सेक्ट मास्टर। कियानमे के टीचर इन्हें बोलते हैं स्क्रैम, मतलब निकलो यहाँ से। वैसे भी ये 3 हेवेंस ब्लाइट को पार कर चुके थे, तो इनका पावर ठीक ठाक था। और कियानमे के टीचर इससे पूछते हैं कि तुम्हारा डिसीजन क्या, आप बताओ। कियानमे टीचर के सामने 6 बार नतमस्तक होती है। टीचर समझ जाते हैं, मतलब ये जाना चाहती है। इसकी आंखों में आंसू था और ये यहाँ से निकल जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दर्द में थी कि मतलब अब ये इसका घर नहीं रहा। बट एल्डर चिल्लाते हैं सेक्ट मास्टर के ऊपर कि अगर ये ली कियानमे वो डाउवेस्ट वाटर से पंगा ले ली तो आपको भी पता है क्या होगा। पर कियानमे के टीचर इन्हें गाली मारते हैं कि निकलो यहाँ से तुम लोग। और इनके ऑरा की वजह से एल्डर्स की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है और वो अपने ओरिजिन सोल के साथ भाग जाते हैं। और ये सोचते हैं कि जो हमारा हेवन ब्रेकिंग सेक्ट है, ये गॉड सेक्ट का 10,000 सालों से एक तरह से स्लेव है। तुम लोग उनके दास बन चुके हो, गॉड सेक्ट से डरते रहते हो। चलो ठीक है, ली कियान में अगर उन्हें सीनियर डाविस्ट वाटर को गुस्ताख दिलाती है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। फिलहाल इसके टीचर भी यहाँ से गायब हो जाते हैं। कियान में इधर इसको दिखाया जाता है, वैसे भी इसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा था इसके नीले बालों की वजह से। मतलब लोग इसे थोड़ा अलग मानते थे। वहीं सीन शिफ्ट होता है, ओरिजिन सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर 2 तलवार थे और बीच में वांगलिंग बैठा हुआ था, एक सफ़ेद और एक काला। और फिलहाल ये इन्हें रिफाइन कर रहा था और इन तलवारों के शेडोज बन रहे थे। धीरे धीरे ये 1 लाख तक पहुंच जाते और 10 लाख तक, 10,000 ब्लैक और 10,000 वाइट स्वॉर्ड्स के शेडो बनते हैं। और इनमें से एक अलग, वो जो स्वॉर्ड का धुन आता है, हिम्न बोल जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर सुनाई दे रहा था। और वांगलिंग इनके 9 में से 4 सील्स खोल चुका था। और इसे समझ में आता है कि शायद मैं इन तलवार को कम समझ रहा था, इनका पावर अच्छा खासा है, तो मैं इसे फोर्सफुली और ज़्यादा खोलना चाहूँगा। तो वांगलिंग 5वें भी सील को तोड़ देता है और दोनों के जो स्वॉर्ड शैडोज बन रहे थे, मतलब तलवारों जैसा ही तलवार बन रहे थे, बट वो शैडो के समान थे, छाया के समान थे। धीरे धीरे वो 5 मिलियन तक पहुंच जाते हैं, 50 लाख। और वांगलिंग अब मतलब डिसाइड करता है कि मैं एंशिएंट गॉड के ब्लड को यूज़ करूंगा, इसे और ज़्यादा रिफाइन करूंगा और सील्स तोड़ने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे 9 मिलियन शैडोज बन जाते हैं, लास्ट तक जाते जाते 99999 वाले, मतलब 9.9 मिलियन
7 सील अब तक वांगलिंग खोल चुका था और इसके कल्टीवेशन के हिसाब से ये इसको इसके ऊपर नहीं जा सकता था। और क्योंकि वांगलिंग 8वें सील को खोल नहीं सकता था, बट ये एंशिएंट गॉड था, इसके पास एंशिएंट गॉड बॉडी थी, तो आखिरी तलवार मैं खुद हूँ, ऐसा ये बोलता है। तो मतलब ये 10 मिलियन स्वॉर्ड शैडोज बना सकता था। और ये स्वॉर्ड शैडोज की पावर इसके इंडेक्स फिंगर पर इकट्ठा होते हैं, ये दोनों हाथों में, और 2 टैटूज बन जाते हैं जो कि हिरन के समान थे। ये पावर काफ़ी था निर्वाणा शैटर कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मतलब स्यूडो निर्वाणा वाइट ट्रेजर भी इसका मैच नहीं था। और ये यही सोचता कि अगर उस बंदे को मैं अचानक से पकड़ लूँ, मतलब अचानक से वॉर कर दूँ, तो कुछ कर पाऊंगा। लेकिन ये जानता था ये काफ़ी नहीं है। और इसके हिसाब से 7 दिन अभी और समय है, जैसा कि इसने फ्यूचर में देखा था। और वांगलिंग एंशिएंट गॉड के अवतार्स टेक्निक को यूज़ करता है, 100 बॉल्स ऑफ लाइट बनाता है, इसमें 100 वांगलिंग दिखते हैं। ये एंशिएंट गॉड स्पेल था और ये अभी वांगलिंग यूज़ कर सकता था जब से इसका जो 6वां स्टार था थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ था। समय बीतता है, 2 दिन और निकल जाते हैं। इसके 100 अवतार्स में एंशिएंट गॉड का पावर मिक्स था और इन अवतार्स ने 100 वाइल्ड कॉन्टिनेंट को यहाँ पर उठा के लाया था। और फिलहाल वांगलिंग एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन जो इसे आता था उसे एक्टिवेट करता है। फिलहाल ये वुमेन इन सिल्वर को निकालता है और उसे बोलता है कि आप लाइफ और डेथ रेस्ट्रिक्शन यूज़ करो, क्योंकि इस लेडी ने एक बार लाइफ और डेथ यूज़ किया था। तो वांगलिंग का एनहाइलेशन और इस लेडी का लाइफ और डेथ दोनों फ्यूज हो जाते हैं। टाइम रेस्ट्रिक्शन तो वांगलिंग सीख रहा था, बट अभी तक पूरा नहीं सीख पाया था। और टाइम रेस्ट्रिक्शन भी थोड़ा सा ये यूज़ कर देता है इस पर। तो 5 दिन निकल चुके थे। और वांगलिंग क्योंकि टाइम रेस्ट्रिक्शन समय पे डिपेंड करता है, जितना पुराना होगा उतना पावरफुल, तो ये अपना फ्लोइंग टाइम स्पेल यूज़ करता है ताकि समय में पीछे जा सके, ले जा सके, और टाइम रेस्ट्रिक्शंस कम समय में ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और वांगलिंग बोलता है जो बंदा मुझको मारने भी आ रहा है उससे भी ये सब नहीं पता है, मज़ा तो आएगा। और भाइयों आजकल व्यूज़ कम हो रहे हैं, तो जिन्होंने भी मार्शल यूनिवर्स वगैरह नहीं देखा है या ड्रैगन प्रिंस वन मेरे ही चैनल पे पड़े हैं, लिंक मैं हर हर बार डालता हूँ, मतलब वीडियोस के एंड में आप देख सकते हो, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। पैसे वैसे थोड़े कम आ रहे हैं यार। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी 2 दिन का समय था। ये जो 100 वाइल्ड कॉन्टिनेंट वांगलिंग ने लाया था उन्हें एक अलग-अलग तरह से, मतलब इनसे एक डिज़ाइन बना देता है और सब में लॉ पावर मिक्स किया था इसने। तो जो 100 वाइल्ड कॉन्टिनेंट थे इनमें से एक अलग प्रेशर निकल रहा था और इन्हें एकदम वांगलिंग छिपा देता है कि कोई पकड़ ना पाए, मतलब सामने डायरेक्ट ना दिखे। इसे लगता है कि मतलब इतना एरोगेंट तो नहीं है कि थर्ड स्टेप कल्टीवेटर फील नहीं कर पाएगा, बट फिर भी अपना प्लान तो भाई कोई भी करता है। और ये यही से सोचता है कि मैं मर तो जाऊंगा, बट ऐसे आसानी से तो नहीं मरूंगा। तुम्हें भी प्राइस तो पे करना पड़ेगा अगर तुम मुझे मारना चाहते हो। अब ये टैटू क्लैन एंसेस्टर ने जो इसे टैटू स्पेल्स सिखाए थे उसके बारे में सोचता है। टाशान ने भी कुछ इसे बताए थे। टैटूज जो होते हैं एनिमल स्किन से रिफाइन किए जाते हैं। ये यूज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि उसमें अच्छी खासी ज़िंदगी लगती है बीस्ट वगैरह की। और फिलहाल इस पावर को ये यूज़ करता है, बहुत सारे बीस्ट को मार देता है और उनके सोल को और स्किन को इकट्ठा कर लेता है और एक ब्लड कलर का टैटू बनाता है। तो पहला इसका जो अटैक है वो 10 मिलियन स्वॉर्ड शैडोज। दूसरा अटैक 100 वाइल्ड कॉन्टिनेंट पर जो इसने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं 3 प्रकार के। तीसरा इसका अटैक अब ये टैटूज क्लैन वाला था, मतलब इनकी मदद से हेवेंस ब्लाइट कल्टीवेटर को तो आप मार सकते हो, पर वांगलिंग मिलता है 2000 साल कल्टीवेट किया हो, यही मेरा लिमिट नहीं है। और फिलहाल ये अपने स्टोरेज स्पेस से एक थंडर निकालता है। इसके अंदर एक दहाड़ था, यह था गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट का थर्ड थंडर बीस्ट। इसी को, सॉरी मतलब पहला वाला था, मास्टर फ्लेम स्पार्क ने यूज़ किया था। वांगलिंग से मांग के भी ले गए थे। अब तो ये जो थंडर बीस्ट था काफ़ी पहले से होशियार हो चुका था। अब इस पर जो भी सील्स थे वांगलिंग इन्हें खोलने वाला था। जैसे जैसे ये सील्स खोलता है थंडर बिश को थोड़ा पेन होता है, लेकिन उसकी बॉडी और ज़्यादा बड़ी होती जाती है और इन्हें ये पूरी तरह से खोल देता है। और अब इसे आप गॉड स्लेइंग कह सकते हो। गॉड स्लेइंग मतलब जो गॉड को भी मार सकता है। अब वांगलिंग वो जो 5 कलर्ड वाली बटरफ्लाई थी उसे भी बाहर निकालता है। ये था थर्ड गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी था। इसे अभी भी वांगलिंग पूरा नहीं खोल सकता था, लास्ट सील को छोड़ करके बाकी ये खोल सकता है। धीरे धीरे समय निकलता है, 1 दिन बस और बचे थे। और जो थर्ड स्लिंग वॉर चैरियट का बीस्ट था वो कोकून फॉर्म में था। जैसे जब बटरफ्लाई बनने से पहले वो कोकून फॉर्म में रहती है और जब कोकून कोलैप्स करता है तो एक 7 कलर का वॉर चैरियट प्रकट होता है। इसमें कोई भाला वाला नहीं था, बट इसमें सींग वगैरह बने हुए थे, कुछ कांटे थे और 7 कलर लाइट चमकता था। और ये जो दोनों चैरियट्स मिलाकर थे ये वांगलिंग का चौथा काउंटर अटैक था। और अगर वांगलिंग के पास और समय होता तो ये कुछ और चीज़ें तैयार कर पाता। फिलहाल बस 12 घंटे बचे थे। आखिरी जो इसका अटैक होगा वो इसका जो ब्रोकन आयरन स्वॉर्ड है उसकी मदद से होगा। हालांकि अब क्योंकि टूट चुका था, पर इसमें जो ब्लड थे पहले से, अगर आपको याद हो तो इसमें थोड़े ब्लड के मार्क हैं। इसको पता था कि इसमें कुछ अलग लेवल का पावर है, कुछ एंशिएंट गॉड जैसा, बट उससे भी अलग शायद, कुछ कुछ वैसा जैसा कि अज़्योर ड्रैगन डिवाइन एम्परर ने बताया था, हेवेंस ब्लड के समान। तो वांगलिंग फिलहाल इसे अंदर अपने ओरिजिन सोल में डालता है और रिफाइन करने लगता है। उस ब्लड को ये बाहर निकालना चाहता था। इधर एक अकेली लड़की
जो कि भटक रही थी, कन्फ्यूजन में थी, आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ मुंह बिंगमे को दिखाया जाता है। ये सोच रही थी इन लोगों ने मुझे ट्रैप क्यों कर दिया। वांग शानशान बाहर खड़ी थी और बोलती कि बिग सिस्टर मैं क्या ही कर सकती हूँ, टीचर का ऑर्डर है। मुझे खुद नहीं पता कि चल क्या रहा है। बस उन्होंने इतना कहा कि वो ये चाहते कि आप जल्दी से रिकवर करो। और फिलहाल बिंगमे के दिल में दर्द हो रहा था। कुछ तो बड़ा होने वाला है, बट क्या? शायद वो उसे जानती भी है। इसे अभी तक ये भी नहीं पता था कि रैंक 8 का कंपटीशन कैंसिल हो चुका है या लीकियन में हेवन ब्रेकिंग सेट से बाहर निकल चुकी है। इसे क्या पता था कि वांगलिंग अपने लाइफ का सबसे बड़ा क्राइसिस झेलने वाला था। और अगर इसे पता होता तो आपको भी पता है कि ये क्या चूज करती। ये पक्का उसके साथ ही रहती। समय निकलता है। वांगलिंग वाइल्ड कॉन्टिनेंट में ही था। इसका ओरिजिन सोल फायर में बदल चुका था। और वो जो फायर स्वॉर्ड था, ब्रोकन स्वॉर्ड सॉरी, उससे ब्लड को निकाल रहा था। 10 घंटे निकल जाते और 30% जो ब्लड था ये उस आयरन स्वॉर्ड से निकाल पाता है। और ये जो ब्लड था वो एक पिल में बदल जाता है। और इतना वांगलिंग का लिमिट था। फिलहाल वांगलिंग आयरन स्वॉर्ड को रख देता है, वुमेन को भी रख देता है, और फिलहाल अपने को एडजस्ट करता है। 2 घंटे निकल जाते हैं। ये आसमान की तरफ देखता है। और इस समय फॉग जो थे, क्योंकि क्लाउड से स्टार सिस्टम में हर जगह फॉग है, वो थोड़े बहुत साइड हटने लगते हैं। और वांगलिंग समझ जाता है कि वो बंदा आ चुका है। और जैसे ये बंदा प्रकट होता है, यहाँ का जो फॉग था वो तो हट ही जाता है। जमीन में थोड़ी दरारें पड़ने लगती है। बंदा जो था इसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। और अचानक से स्पेस से एक बड़ा सा हाथ, जैसा कि वांगलिंग के साथ पहला भी हुआ था, ब्लू मास्टर ड्रीम का कुछ वैसा ही इसकी तरफ पड़ता है। और ये एक ही चीज़ बोलता है कि थर्ड स्टेप कल्टीवेटर भी मुझे झुका तो नहीं सकते। और वांगलिंग तुरंत ही 10 मिलियन स्वॉर्ड शैडोज से अटैक करता है। वो टोटल तो 9.9 मिलियन थे, यानी 9 9 9 9 9 9। और आखिरी जो था वो वांगलिंग का इंडेक्स फिंगर खुद था, तो मिला करके 10 मिलियन। और इस समय दो हिरन के शैडोज दिखते हैं वांगलिंग के आसपास, इसके इंडेक्स फिंगर पर फोकस थे। और जब दोनों अटैक करीब जा रहे थे तो एक अलग ही लोग दर्द फील करते हैं। मतलब कल्टीवेटर्स इस प्रेशर को फील करके काफ़ी डर जाते हैं। तो वांगलिंग का फिंगर और वो पाम एक दूसरे से टकरा रहे थे। और अगर आप दूर से देख रहे हो तो वो जो 10,000 स्वॉर्ड शैडोज थे, 10 लाख सॉरी यार, या शायद 1 करोड़ हो चुके हैं, 9 9 9 9 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 मिलियंस, वो मानो सांप के समान लग रहे थे, सिल्वर स्नेक के समान। और वांगलिंग इस पाम अटैक को रोक देता है। उधर से आवाज आती है तुम्हारे पास कुछ स्किल्स, मानना पड़ेगा, बट तुम एक जुगनू हो चंद्रमा के सामने। अब जुगनू तो शायद आप जानते होगे, फायरफ्लाई, कमेंट में जरूर बताना। और अलग प्रेशर निकलता है कि तुम्हारी इतनी मजाल, नीचे झुको। और इस प्रेशर के अंदर निर्वाणा शटर आराम से मारे जा सकते हैं। वांगलिंग भी थोड़ी खून की उल्टी करता है, बट वांगलिंग की बॉडी एंशिएंट गॉड बॉडी थी। 10 मिलियन स्वॉर्ड शैडोज कोलैप्स करते जा रहे थे। और 10 मिलियन स्वॉर्ड शैडोज को ये एक्सप्लोड करवा देता है। और दहाड़ भी इसके एंशिएंट टाइम्स वाली थी। और जायंट हैंड जो कि अभी अचानक से रुका हुआ था, वो भी कांपने लगता है। लेकिन फिर भी इतने एक्सप्लोजन के बावजूद उसमें बस थोड़ा सा उसके सेंटर पर एकदम पाम के ब्लड दिखता है। वांगलिंग ने डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम के 4 फिंगर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब तो इसका पावर भी बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी बस वो पाम हथेली के बीच में जो सेंटर होता है वहां पर एक थोड़ा सा डॉट बना पाया था। लेकिन यहाँ पर खेलने लगता है डाउविस्ट वाटर को इसने इंजर्ड किया था, क्योंकि भाई अगर आप हाथों में छेद कर दे रहे हो तो वो अलग बात है। और वांगलिंग डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम को इंजर्ड नहीं कर पाया था। और उनका बस क्लोन आया था, बस एक अटैक। यहाँ पर तो डाउविस्ट वाटर खुद आए हुए हैं। और अगर ये भी न्यूज़ फैले कि एक थर्ड स्टेप कल्टीवेटर को एक निर्वाणा शैटर लेवल के बंदे ने हल्का सा इंजर्ड कर दिया, तो ये दुनिया को हिला सकता है, चाहे सील्ड रियल में हो या आउटर रियल में हो। थर्ड स्टेप कल्टीवेटर सील्ड रियल में बहुत कम होते हैं, आउटर रियल में ठीक ठाक है, फिर भी ये बड़ा चीज़ था। जैसे कि निर्वाणा शैटर किसी भी बड़े सेक्ट में एक एल्डर होता है। हेवेंस ब्लाइट कल्टीवेटर हाई एल्डर होता है। थर्ड स्टेप कल्टीवेटर तो छोड़ ही दो, वो लोग एंसेस्ट्रल टाइप या कभी कभी तो दिखते भी नहीं है। ये जानता था कि स्ट्रेंथ ही सब चीज़ है। उधर से आवाज़ आती कि शायद मैंने तुम्हें कम में आका, तुम चीटी, जितना स्ट्रगल करोगे मुझे उतना मजा आएगा तुम्हें मारने में। और फाइनली ये फॉग वगैरह एकदम हट जाते हैं। डॉविस्ट वाटर देखने को मिलते हैं। बच्चे के समान इनकी बॉडी थी। थर्ड स्टेप कल्टीवेटर नॉर्मली अपना अवतार बना के भेज देते हैं बैटल करने के लिए, बट इस बार ये रियल बॉडी से बैटल करने आए थे। तो इनका किलिंग इंटेंट कितना स्ट्रांग था आप समझ सकते हो। क्योंकि इस बंदे को एक ही चिंता था कि वांगलिंग जो है इसके मास्टर का रिइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म है। और एक चीज़ और कि वांगलिंग के पास हेवन डिफाइंड ट्रेजर्स है। वांगलिंग सोचता है कि जब तक मैं बैटल नहीं करूंगा तब तक उतना स्ट्रांग बन नहीं सकता, क्योंकि भागने के चांसेस तो है नहीं। तो बस ये एक अपने को उस आखिरी पड़ाव पे लाके छोड़ा था जहां पर बस बैटल ही करना है। और वांगलिंग कहता भी है इस बंदे को देख कि तुम मुझे मारना चाहते हो, एक प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। और वांगलिंग जो इसने यहाँ पर 100 कॉन्टिनेंट को छिपा के रखा था इन्हें एक्टिवेट करता है। और ब्लड कलर टैटू से इस वाइट हेयर्ड बॉय पर, डाविस्ट वाटर पर मतलब, अटैक करता है।
बंदा और चौंक जाता है कि तुम्हें टैटू क्लैन के स्पेल्स पता है, लेकिन ये मेरे सामने यूजलेस है। और डाविस्ट वाटर एक ही चीज़ कहता है, केयर फ्री डाउ कोलैप्स। इसकी आवाज़ फैलती है और ब्लड टैटू से टकराती है। ब्लड टैटूज कोलैप्स करने लगते हैं। वांगलिंग इधर चिल्लाता है, टैटूज खून में बदल जाओ। बट ये जो ब्लड भी आगे बढ़ते हैं, डाविस्ट वाटर की नज़र से ही कोलैप्स कर रहे थे। और वांगलिंग ने क्योंकि इसमें अपना अपना ब्लड यूज़ किया था, तो डाविस्ट वाटर इसे झकता है और कहता है, नहीं, ये बंदा उनका पुनर्जन्म तो नहीं है। बट वांगलिंग इस अटैक से कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन इसका ये चाल था। चारों तरफ खून ही खून फैल गया था और इस समय ये बोलता है, रेस्ट्रिक्शन डाओ। रेस्ट्रिक्शन अलग चीज़ होती है और वांगलिंग ने तो यहाँ पर 3 फ्यूज़ किए थे। हालांकि उस लेवल पे नहीं था ये, लेकिन फिर भी ये काफ़ी था। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस अब डाविस्ट वाटर को घेरने लगते हैं। एनहाइलेशन, वांगलिंग बोलता है, सील द वर्ल्ड। लाइफ एंड डेथ, सील द बॉडी। टाइम रेस्ट्रिक्शन, सील द सोल। 3 ग्रेट रेस्ट्रिक्शंस और तीनों को ये एक्टिवेट करता है। डाविश वाटर के आसपास एक प्रेशर बनने लगता है। 100 वाइल्ड कॉन्टिनेंट के रेस्ट्रिक्शन से एक्टिवेट हो चुके थे। एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन एक पिंजड़ा बनाता है, मतलब एक रेशे फैलते हैं जो कि पिंजड़े के समान थे। लाइफ और डेथ, उसमें 2 औराज दिखती है, लाइफ और डेथ की, जो कि डाविश वाटर को घेरने घेरने लगती है। टाइम रेस्ट्रिक्शन समय में 5000 साल पीछे चला जाता है वांगलिंग के फ्लोइंग टाइम स्पेल की वजह से। तो इसमें से एक एंशियंट टॉरा निकलती है। डाविस्ट वाटर की आंखों में चमकता कि अगर चौथा रेस्ट्रिक्शन होता तो शायद कुछ बात हो सकती थी। तो फिलहाल इसने जो पहला अटैक यूज़ किया था डाविस्ट वाटर ने, दूसरा सॉरी, केयरफ्री डाउ कोलैप्स, वो अभी खत्म नहीं हुआ था, तो उसको ये और ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। और एक एक करके जितने भी ये वाइल्ड कॉन्टिनेंट वांगलिंग ने बनाए थे, यानी यहाँ पर आके लगाए थे, वो कोलैप्स करने लगते हैं। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे, ये ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहे थे, ब्लड टैटूज के और ज़्यादा ऑक्टागन पैटर्न बना रहे थे, 8 आकृति वाला एक सीलिंग पावर, जो कि व्हाइट हेड बॉय के अंदर एंटर करने लगते, क्योंकि वांगलिंग था बहुत स्मार्ट। पर डाविश वाटर कहते हैं, तुम ब्लड को यूज़ कर रहे हो कि इस रेस्ट्रिक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सको, तुम चीटी मेरे सामने हो। क्योंकि इस बंदे के पास लॉ पावर है, 3rd स्टेप कल्टीवेटर है, तो स्पेल्स क्या ही काम करेंगे। तो अपने आप स्पेल्स भी इसके लिए रास्ता बना रहे थे, मतलब इन्हें यह डाइवर्ट कर पा रहा था। सबसे पहले टाइम रेस्ट्रिक्शन टूटता है क्योंकि ये सबसे कमज़ोर था। फिर लाइफ और डेथ टूटता है। अब बारी थी एनहाइलेशन की, जो कि धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन ये स्पेल्स नहीं थे, रेस्ट्रिक्शन थे। इसके वजह से डाविश वाटर को थोड़े समय रुकना पड़ता है। वांगलिंग ने जो भी किया था सब एक विचार करके किया था, और इस समय यह गॉडस्लिंग वॉर चैरियट को बाहर निकालता है। थंडर बीस्ट जो था इसका, उसके ऊपर एक स्पीयर बना हुआ था वॉर चैरियट के ऊपर में, और इससे यानी इस वॉर चैरियट के थंडर स्पीयर को ये आगे फेंक के मारता है। और जो 7 कलर के थॉर्न्स बने थे कांटों के समान, वो भी डाविस्ट वाटर की तरफ बढ़ा देता है। एक और खास बात थी कि जो गॉडस्लिंग वॉर चैरियट्स हैं दोनों, मतलब इनके सामने लॉ काम नहीं करता जाता, लॉ कोलैप्स कर जाते, वर्ल्ड इन्हें रोक नहीं सकता। ये था रियल गॉडस्लिंग वॉर चैरियट। डाविस्ट एक्सप्रेशन, डाविस्ट वाटर का एक्सप्रेशन जो था वो पहली बार सच में चेंज होता है। तो ये जो गॉडस्लिंग वॉर चैरियट था, इसे सेलेस्टियल रियल्म के एक खतरनाक पागल आदमी ने बनाया था, और वो अभी भी मटेरियल ही ढूंढ रहा था, मतलब इसे और स्ट्रांग बना सकता था। लेकिन वो मर गया क्योंकि सेलेस्टियल रियल्म में कोलैप्स कर गया था। और इसका जो भी अस्त्र था वो वांगलिंग के हाथों में था। चाहे सामने डाविस्ट वाटर हो, जो कि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म का डिसाइपल था, 10,000 साल से लंबे समय से ज़्यादा जिंदा था, तो इससे भी सेलेस्टियल रियल्म के बारे में थोड़ी पता था, खास करके रेन सेलेस्टियल रियल्म में क्या हुआ था। और इस समय डाविस्ट वाटर चौंक जाता कि यार ये निर्वाणा वही ट्रेजर नहीं है, बट ये क्या चीज़ है, कैसा ट्रेजर है। ये श्योर था कि वांगलिंग को तो मार देगा 100%, बस एक चीज़ का टेंशन था, हेवन डिफाइंग बीट का। लेकिन ये एक अलग ट्रेजर, इसके बारे में इसने कभी नहीं सोचा था। थंडर बीस्ट की बॉडी से उसका जो स्पीयर था वो बाहर निकलता है। 3rd स्टेप में एंटर करने के बाद डाविस्ट वाटर ने बहुत कम समय ही अपने फुल पावर को यूज़ किया था, और पहली बार स्पीयर को देखकर ये क्लॉ अटैक मारते हैं और बोलते हैं केयर फ्री स्लाइसिंग डाउ। और ये पावर स्पीयर से जाके टकराता है, और जो अटैक का कोलिजन था वो रैंक 5 हो या रैंक 6 रीजन, वहां तक फैलता है। बहुत सारे कल्टीवेटर्स खून की उल्टी करने लगते हैं। स्पीयर जो था इसके आसपास एक वॉइड बन गया था, मतलब स्पेस बन गया था, जो कि इसे रोक रहा था। और जो साउंड आ रहा था उसकी वजह से वांगलिंग के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इसे भी पीछे हटना पड़ता है। खून की उल्टी थोड़ी बहुत ये करता है। डाविस्ट वाटर और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, एक और अटैक यूज़ करते हैं, केयर फ्री कटिंग ब्लेड डिस्ट्रॉयज ऑल लॉज। डाविस्ट वाटर के सामने एक बड़ा सा क्रैक बनता है, जिसका शेप मतलब अलग ही अत्ता पत्ता था, और आगे बढ़ता है, हर एक चीज़ को काटते हुए जाता है। और इस समय वांगलिंग जिस आखिरी कॉन्टिनेंट पे खड़ा था, वाइल्ड कॉन्टिनेंट पे, वो भी कोलैप्स कर जाता है। और फिलहाल वांगलिंग खून से लथपथ था, और जो भाला था वांगलिंग का वो इस समय 2 भागों में बढ़ चुका था। लेकिन डाविस्ट वाटर इस समय रिलैक्स नहीं करते, सीरियसनेस और बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये भाला कोलैप्स करता है तो उसमें से 7 कलर लाइट निकलती है, डाविस्ट वाटर की तरफ बढ़ने लगती है।
ये था थर्ड गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट, स्ट्रॉन्गेस्ट था तीनों वॉर चैरियट में। और इसी 7 कलर लाइट की वजह से डाविश वाटर ज़्यादा चिंतित थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा थी, बहुत फास्ट भी थी। स्पेशल क्रैक आगे बढ़ता है जो डाविश वाटर ने बनाया था, इस 7 कलर लाइट को भी काटना चाहता था। पर जैसे ही क्रैक, स्पेस में जो क्रैक होते हैं मतलब वैसा ही था, 7 कलर लाइट को टच करता है, क्रैक खत्म होने लगता है, मतलब बंद हो जाता है, जैसे यहाँ पर था ही नहीं। डाविश वाटर, इनका एक्सप्रेशन मतलब आंखें बड़ी हो जाती हैं, कुछ कदम पीछे हटते हैं और इस समय अपने मुंह में से कुछ फॉग फूकते हैं, थूकते हैं। फॉग ब्लैक कलर का था, इसके अंदर में 9 भूत थे और 7 कलर लाइट की तरफ दहाड़ मारते हैं। हर एक जो घोष था उसका पावर थर्ड हेवन ब्लाइट कल्टीवेटर के बराबर था। अब इन्होंने इसके पहले 2 केयरफ्री डाउ स्पेल्स यूज किए थे, उससे तो छोड़ो, ये जो 9 घोस्ट टेक्निक था, ये आराम से इन्हें किसी भी स्टार सिस्टम में बेहिचक घूमने दे सकता है, मतलब इतना पावरफुल था। पर जब ये 7 कलर लाइट से ये 9 भूत टकराते हैं तो ये पीछे भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। 2 थोड़े स्लो थे तो वो निपट जाते हैं। डाविश वाटर पीछे हटते हैं, फिर से सील बनाते, एक और स्पेल यूज करते हैं वांगलिंग। इसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, किलिंग इंटेंट अभी भी था। अब फिलहाल ये वो ट्राइडेंट निकालता है और अब इसकी बॉडी भी एंशियंट गॉड बॉडी में बदलने लगती है। एक कदम आगे लेता है और डाविश वाटर की तरफ ट्राइडेंट को फेंक के मारता है और इस समय दूसरे हाथ से कॉल द विंड को यूज करता है और बहुत सारे ब्लैक ड्रैगन्स डाविश वाटर की तरफ चार्ज करते हैं और ये रुकता नहीं है। समंदरियन को यूज करता है, बहुत सारे आइस की बूंदे, मतलब बारिश की बूंदे बर्फ में बदल जाती हैं तलवार के समान और डाविश वाटर को घिरने लगती है। मैजिकल आर्सेनल को भी एक्टिवेट करता है, सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प को निकालता है और बहुत सारे सोल डाविश वाटर को घेर रहे थे। इसमें से मास्टर वॉइड का भी सोल था और ऑलसीर का भी था। डाविश वाटर को बाकी स्पेल से फर्क भी नहीं पड़ता, उनको मेन फर्क पड़ रहा था 7 कलर लाइट से, जो कि मतलब इनके हर एक स्पेल को काट दे रहा था। और इस समय ये अपनी आंखों को दोबारा से ऐसा खोलते हैं और 7 कलर लाइट की तरफ देखते हैं। 7 कलर लाइट में से एक लाइट कोलैप्स कर जाती है, मतलब उस पावर की वजह से जो इनकी आंखों से निकला था। बाकी 6 फिर भी आगे बढ़ते हैं। डाविश वाटर फिर से आंख बंद करते हैं, फिर से खोलते हैं, कई बार ऐसा करते हैं। स्पेल का कोई नाम नहीं था, लेकिन 7 कलर लाइट धीरे धीरे कोलैप्स करने लगती है। बस अब 3 कलर बचे थे और अब ये इनसे 100 फीट की दूरी पे था और वांगलिंग इन्हीं की तरफ देख रहा था। तभी डाविश वाटर स्टॉप स्पेल यूज करते और जैसे ही बोलते मानो ऑल लॉज हेवन सब रुक जाते हैं। वांगलिंग जो भी स्पेल्स यूज कर रहा था वो भी स्पेस में ही रुक जाते हैं, इसकी बॉडी भी रुक जाती है। ये खुद हैरान था। फिलहाल 7 कलर लाइट में से 3 लाइट बची थी, रेड, येलो और ब्लू कलर की, और ये डाविश वाटर से बस 30 फीट की दूरी पे थी। और डाविश वाटर को बोलना पड़ता क्या पावरफुल ट्रेजर है, इसमें एक सील अभी भी बचा है, अगर वो खुला होता तो मैं मतलब ये बंदा, मैं निर्वाणा वॉइड के अर्ली फेज में हूँ, मैं भी इंजर्ड हो जाता। मुझे स्टॉप स्पेल यूज करना पड़ गया। लूसी हाउ, तुम एक हेवनली जीनियस कहे जा सकते हो। तो निर्वाणा वॉइड, उसके बाद स्पिरिट वॉइड, फिर आर्केन वॉइड, फिर वॉइड टर्बुलेंट। ये थर्ड स्टेप में 4 रियल में होते हैं। और अगर मैं स्पिरिट वॉइड रियल में होता तो इस चीज़ से इंजर्ड नहीं होता। मतलब ये गॉड स्लिंग वॉर चैरियट इन्हें शॉक्ड कर दिया था। बस इनके पास वो स्पेल था जो कि इस दुनिया का नहीं था, स्टॉप स्पेल, जिसकी वजह से ये बच पाए थे। तो इतना समझ लो कि डाविस्ट वाटर से किंगलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जितना मुझे पता है। वो शायद अभी भी स्पिरिट वॉइड में है, ये बंदा निर्वाणा वॉइड में, और आर्केन वॉइड के काफ़ी करीब है। और डाविस्ट मास्टर ब्लू ड्रेम, उनका तो छोड़ ही दो, वो आर्केन वॉइड में भी टॉप लेवल पे है। अब फिलहाल डाविश वाटर बोलता है कि तुम इस ट्रेजर के हकदार ही नहीं हो, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ये अपने हैंड साइन को मूव करते हैं, एक वर्टेक्स बनता है इनके थर्ड आई के बीच में और इस तीनों कलर लाइट को डिवोर करने को देखता है। बट वांगलिंग हार कैसे मान सकता था, मैं तो चाहता ही नहीं ऐसा। मतलब ये बोलता है मेरे पास 3 और किलिंग एसेस हैं, ट्रम्प कार्ड्स हैं, मैं मरूंगा लेकिन इस बंदे को ऐसा घाव देके जाऊंगा जो कि कभी रिकवर ही ना हो पाए। और इस समय विंड सेलेस्टियल रियल में हवा के झोंके चल रहे थे, जैसा कि वहाँ चलते रहते हैं। और गाइस वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा करो यार, मतलब ऐड से ही मेरी कमाई होती है, अगर वो भी नहीं होगा तो क्या ही मतलब है वीडियो बनाने का। और अगर डाउनलोड करके देख भी लेते हो कुछ लोग, तो यार फिर भी यूट्यूब पे वीडियो चला दिया करो, छोड़ दिया करो, नहीं तो फिर मुझे बंद ही करना पड़ेगा फ्यूचर में जाके। क्योंकि ऐसा भी तो नहीं है कि मैं 1 मिलियन वाला सब्सक्राइबर हूँ कि अगर 10,000 लोग वीडियो डाउनलोड करके भी देख लिए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर व्यूज़ ही आते हैं 3,000 4,000। खैर आगे बढ़ते हैं। और इस समय विंड सेलेस्टियल रियल में मच्छरों को दिखाया जा सकता था, देखा जा सकता था, जो कि मानो यहाँ के मास्टर्स हों। और इसके सबसे गहरे पार्ट में 3 कॉन्टिनेंट थे जो कि हवा में थे, एक रेड कलर का था और यहीं पर एक स्टोन स्टैचू था ह्यूमन का। और ये बंदा अपनी आंखें खोलता है, अपनी एंशियंट आइज को खोलता है और एक स्ट्रेंज ऑरा इसकी बॉडी से निकलती है। मॉस्किटो बिस्ट को पता भी नहीं चलता है, मानो उनकी नज़र में ये स्टोन यहाँ पर है ही नहीं। और ये बंदा बोलता है डाविस्ट वाटर,
उस टुकड़े को मारना चाहता है जिसको मैंने इतने एफर्ट से इतना आगे तक लाया। लेकिन मैं इस पावर की मदद से ये तो देख ही पाऊंगा कि ये बंदा क्या ओल्ड मैन जो थे सील्ड रियल लॉर्ड उनका रिनकारनेशन है या फिर हैविंग डिफाइंग बीड इस बंदे के पास है। तो यहाँ की जो हवाएं थी वो और स्ट्रांग हो जाती है। सेलेस्टियल रियल्म के दरवाजे से एक हवा का झोंका बाहर निकलता है, तारों के बीच में खो जाता है। इधर डाविश वाटर तीनों लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिलहाल जब ये अपनी आंखें खोलता है तो इसकी आंखों में लाइट्स दिखती हैं। इसका जो स्टॉप स्पेल था वांगलिंग से अलग था, मतलब ये पूरी दुनिया को आसपास को रोक सकता था, उतना वांगलिंग नहीं कर सकता। और इनका समय मानो खत्म होने का था ही नहीं, मतलब ठीक ठाक समय तक रह सकते थे। आइस क्रिस्टल्स जो बने थे समंदर रेन से वो हवा में रुक चुके थे। समंदर विंड से जो एक भाला बनता है ड्रैगन से मिक्स होके वो भी हवा में रुका हुआ था। मैजिकल आर्सेनल से बने हुए जो सोल्स थे आसपास मास्टर ऑफ वाइट या ऑल सिर के वो ऐसे ही रुके हुए थे। जो माउंटेन क्रम्बल से वोल्केनोस बनते वो भी ऐसे ही रुके हुए थे। और इस समय डाविश वाटर भी सोचता और शॉक्ड था कि 6 जो थंडर सेलेस्टियल बाइफान के स्पेल्स थे उसमें से 3 तो ये सीख चुका है, चौथा शायद आई गेस माउंटेन क्रम्बल था जो कि बनाया हुआ था। अगर ये 6 वो सीख लेता तो मैं भी इसे नहीं मार पाता। मतलब डार्क मून और क्लियर स्काई वो ज़्यादा पावरफुल है और वो इसके पास नहीं है। फिलहाल डाविश वाटर गॉड्सलिंग वॉर चैरियट के करीब पहुंचता है थंडर बीस्ट वाले के पास और एक मुक्का मारता है। ये फिलहाल कोलैप्स कर जाता है, थंडर बीस्ट खत्म हो जाता है। और वाटर बोलता है कि इस वाले ट्रेजर में ज़्यादा फ्लॉज थे, कमियां थी और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और वांगलिंग को काफ़ी दुख होता है क्योंकि इसके लिए वो बहुत बड़ा ट्रेजर था, सबसे पहला वॉर गॉड चैरियट जो कि ये यूज़ करते हुए आया था। अंदर ही अंदर ये रोता है और बोलता है कि अगर मैं वांगलिंग इस कैलामिटी को उससे बच गया तो इस बंदे को तो मार के रहूंगा और इसे ऐसा मौत दूंगा कि ये याद रखेगा। और अगर मैं इसे कर नहीं पाया तो मैं अपने हेवन डिफाइंग पाथ पे ही मर जाऊं। तो डाविस्ट वाटर वांगलिंग की तरफ देखता है कि जब भाई आपको भी पता है कि आपकी फेवरेट चीज खत्म होती है तो आपको दुख होता है, और वो इस चीज को देख रहा था वांगलिंग की आंखों में और इसे मजा मिल रहा था। अब डाविस्ट वाटर जो 7 कलर्ड वॉर गॉड चैरियट था उसके करीब पहुंचता है, इसे भी लेने वाला था। बट 7 कलर बटरफ्लाई इस दौरान प्रकट होती है, पंख लहराती है और ये नॉर्मल एक मतलब ऑब्जेक्ट में बदल जाती है। मतलब ये जो 7 कलर्ड बटरफ्लाई थी थोड़ी अलग थी कि मैं किसी के हाथ में नहीं जा सकती, खुद को डिस्ट्रक्ट कर लूंगी। तो इसे भी ये तोड़ देता है। अब ये वांगलिंग की तरफ पड़ता है कि मैं देखता हूँ इसके पास क्या हेवन डिफाइंग बीड है। फिलहाल यहाँ पर 2 ही लोग थे, बाकी चीज़ें तो स्पेस में रुकी ही हुई थी। वांगलिंग की बॉडी ट्रेम्बल करती, ऐसा लग रहा था मानो इसे कोई फाड़ रहा हो, क्योंकि ये बंदा ऐसी नज़रों से देख रहा था कि वांगलिंग के सभी सीक्रेट्स को देख सकता था। फिलहाल इसकी बॉडी पसीने से भर चुकी थी, कुछ आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा था। और फिलहाल ये बंदा वांगलिंग की ओरिजिन सोल को ध्यान से देखता है और हैरान था कि अंदर तो कुछ नहीं है। इसे याद आता है कि इसके मास्टर ने कहा था, मतलब लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म ने, यानी जिसके पास पहले ये हेवन डिफाइंग बीड था, कि वो ओरिजिन सोल के साथ मर्ज हो जाता है। बट इसके ओरिजिन सोल में तो हेवन डिफाइंग बीड है ही नहीं, ये मास्टर का रीइंकारनेशन भी नहीं है। क्या मैंने गलत बंदे को पकड़ लिया है? अब इस दौरान ये अपने हाथ को ऐसा हवा में स्पेस में मारता है वांगलिंग के करीब, तो वांगलिंग का जो स्टोरेज स्पेस था वो खुल जाता है, क्योंकि भाई बंदे पावरफुल होते हैं, थर्ड स्टेप वाले तो खोल सकते हैं। अंदर में भी इसे हेवन डिफाइंग बीड नहीं मिलता है। अब ये बोलता है मैं इसके सोल को सर्च करूंगा कि इसने कहाँ पर रखा है, और बाकी चीज़ों को ये ट्रैश बोलता है, कचरा है इसके स्टोरेज स्पेस में। मतलब डाविश वाटर सभी इसके ट्रेजर्स को देख चुका था। पर तभी अंदर में से जू लीगो दिखाई देता है कि यार ये तो स्वॉर्ड स्पिरिट तगड़ा है, बट फिर भी कचरा ही है, क्योंकि जू लीगो थोड़ा सा डर जाता है। पर फिर से ये जू लीगो को डिस्ट्रॉय करने वाला था। अचानक से जू लीगो के बगल में इसे मॉस्किटो बीच दिखते हैं। यह हैरान हो जाता है। हालांकि स्टोरेज स्पेस के अंदर एक अलग स्टोरेज में ये लोग थे, स्टोरेज स्पेस के अंदर स्टोरेज स्पेस, वांगलिंग अलग लेवल पे था और इतने सारे मॉस्किटो बीस्ट, तो सरप्राइज तो होना ही था, क्योंकि सभी को पता है कि स्टोरेज मतलब मॉस्किटो बीस्ट को फैमिलियर कर पाना बहुत मुश्किल काम है। इस दौरान इसकी नज़र एक कॉफिन पे पड़ती, जहाँ इसके अंदर में एक वुमेन सो रही थी कि यार ये तो सही है, ये तो लाइटनिंग सेलेस्टियल रियल्म का हेवन अवॉइडिंग कॉफिन है, ये मेरे काम की चीज़ है। और इसका डिवाइन सेंस अब उस कॉफिन की तरफ पड़ता है, इसे लेने ही वाला था वुमेन के साथ। बट वांगलिंग इसके अंदर वो पागलपन प्रकट होता है जो कि जल्दी होता नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ तो थी इस दुनिया में जिसके लिए ये सब चीज़ कर रहा था, पावरफुल बन रहा था ताकि उसको जिंदा कर पाए। वो थी इस कॉफिन के अंदर वो वोमेन। टाविश वाटर देखता है वांगलिंग को कि यार ये तो पागल हो रहा है, मतलब इस वोमेन से इसका प्यार अलग लेवल पे है और इसे इन चीज़ों में मजा भी आता था। और ये बोलता है मैंने सुना है ऐसा कि अगर हेवन अवॉइडिंग कॉफिन से अगर जिसके उसके अंदर जो लाश है उसे निकाल दिया जाए तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आज देख लेते हैं। इस दौरान ये हेवन डिफाइंग बीट को भी ढूंढ रहा था अपने डिवाइन सेंस को कई भागों में बांट करके, पर तभी इसका एक डिवाइन सेंस वोमेन इन सिल्वर को देखता है। और वोमेन इन सिल्वर जैसी आंखें खुलती है, जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं इसकी फट जाती है कि तुम मतलब ये थर्ड स्टेप कल्टीवेटर था, पर इसकी कोई फाड़ दे तो सोचो आप। मतलब ये पैनिक कर जाता है
इधर वांगलिंग का किलिंग इंटेंट 7वें आसमान पे जा चुका था, क्योंकि डाविस्ट वाटर कॉफिन को खोलने ही वाला था। वांगलिंग ने वो जो ब्लड रिफाइन किया था आयरन स्वॉर्ड से, उससे डाविस्ट वाटर रिकवर मतलब डिस्कवर नहीं कर पाता है और वांगलिंग उसे डिवोर कर जाता है। तो इस समय वांगलिंग एक अलग पावर फील करता है और जो भी मतलब ये स्पेस में बंधा हुआ था उससे अपने खुद को छुड़वा लेता है और ये बोलता है 7 कलर्ड नेल। श्योर स्पेस से 7 कलर्ड नेल बाहर निकलता है। मतलब उसे ढूंढ भी नहीं पाया था अभी तक डाविस्ट वाटर, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये देख रहा था। अब 7 कलर्ड नेल को देखकर डाविश वाटर की भी फट जाती है। 7 कलर्ड नेल काफी फास्ट था, सीधा डाविश वाटर के थर्ड आई की तरफ पड़ता है, क्योंकि डाविश वाटर बहुत क्लोज था वांगलिंग के। और ये बोलता है कि सॉवरिन का 7 कलर्ड गॉड वॉइड नेल ये तुम्हारे पास। इस बैटल में वांगलिंग ने बहुत बार चौंकाया था डाविश वाटर को। इसे याद आता है कि जो सॉवरिन है एंशिएंट स्टार सिस्टम में या आउटर रियल्म को, उन्होंने बहुत सारे चीजों को रिफाइन किया था और ये 7 कलर्ड नेल उसमें से बहुत पावरफुल था। सॉवरिन के पास ये 108 थे। ये किसी एक अलग ही मेटल से बना है जो कि इस दुनिया का है ही नहीं। और सॉवरिन देखना चाहते थे कि ये मेटल कहाँ का है। उन्होंने टाइम स्पेल भी यूज किया था और जैसे ही वो देखने वाले थे एक मिस्टीरियस फोर्स उन्हें इंजर्ड कर दिया था। तो ये जो मतलब उनको थोड़ा तो पता चल ही जाता है सॉवरिन को कि ये जो मेटल है ये कहीं और से है, इस स्टार सिस्टम का ही नहीं है, मतलब एंशिएंट स्टार सिस्टम का भी नहीं है। और डाविश वाटर ने देखा था कि सॉवरिन ने इसी टेक्निक को, इसी 7 कलर नील को इसके मास्टर के खिलाफ यूज किया था, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म के खिलाफ। और ये उन्होंने तब किया था जब हैविंग डिफाइंग बीड को लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म स्टडी कर रहे थे क्लोज डोर कल्टीवेशन में, तभी सॉवरिन ने अचानक से आके अटैक कर दिया था और बहुत सारे लोगों ने मिल करके उन्हें मतलब मारा था। इसीलिए इस वॉइड नेल को देखकर फिलहाल ब्लू ईस्ट डाविश वाटर शॉक्ड था। ये ऐसे नेल थे जो थर्ड स्टेप कल्टीवेटर को मार सकते थे। डाविश वाटर सबसे पहले मॉस्किटोज को देख के शॉक्ड होता है, फिर वुमेन इन सिल्वर को देखकर तो इसकी फट जाती है, उसे ये पहचान लेता है। तीसरा शॉक्ड ये था कि वांगलिंग इसके स्टॉप स्पेल से बाहर निकल जाता है। चौथा शॉक्ड 7 कलर्ड नेल। अब जो डाविस्ट के डिवाइन सेंस थे उसे भी ये ब्रेक करने लगता है 7 कलर्ड नेल, और फाइनली इसके खोपड़ी में एंटर करने लगता है और इसके डाव को डिस्ट्रॉय करने को देखता है। अब डाविश वाटर अपने पावर से इसे रेजिस्ट कर रहे थे और सबसे बड़ी इनकी गलती ये की थी कि इन्होंने ली मुआन को बाहर निकालने का कोशिश किया, जो कि वांगलिंग को जान से प्यारी है। और इसी की वजह से वांगलिंग चाहे मर भी जाऊं या कुछ भी हो, वो जो आयरन स्वॉर्ड का ब्लड था उसे यूज कर लेता है। और उसके अंदर 9 स्टार एंशिएंट गॉड साथ में ब्लड ऑफ द हेवेंस मिक्स थे। तो वांगलिंग का ओरिजिन सोल जल तो रहा था, लेकिन एक पावर मिलता है इसको जो कि बहुत पावरफुल था। और वांगलिंग ट्राइडेंट को लेकर डाविश वाटर पे चार्ज करता है। डाविश वाटर हैरान था वांगलिंग के आसपास उस रेड लाइट को देखकर। और फिलहाल ज्यादा पावर तो ये वो 7 कलर्ड नेल को कि उसके थर्ड आई में एंटर ना कर जाए पूरी तरह से, उसे रोकने में लगा था। और वांगलिंग इधर पूरा पावर लगाता है ट्राइडेंट के ऊपर और इसे फेंक के मारता है। और फिर भी डाविश वाटर कहता है मैं 7 कलर्ड नेल को ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब ब्लॉक कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैं थर्ड स्टेप कल्टीवेटर हूँ और मेरे सामने तुम चीटी हो और मैं अब तुम्हारी मृत्यु की कामना पूरी ही कर देता हूँ। ये एक टेक्निक यूज करता है केयर फ्री एक्सटेंशन डाउ, और स्पेस में एक डायमंड का शेप बनता है जो कि वांगलिंग को मानो स्पेस से अलग कर देता है और एक अलग ही थंडर साउंड सुनने को मिलती है। रैंक 5, 6, 7, 8 रीजन चारों तरफ फैल जाती है और वांगलिंग की बॉडी कोलैप्स करने लगती है इस फोर्स के सामने। इसका सर भी एक्सप्लोड कर जाता है, ट्राइडेंट भी फट जाता है क्योंकि ट्राइडेंट के अंदर जो सोल था वो भी मारा जाता है। ये था थर्ड स्टेप का असली पावर। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर को रोक पाए। बट जैसे ही वांगलिंग की बॉडी एक्सप्लोड करती है उसके अंदर डेमोनिक लाइट चमकता है, टाइम पीछे जाने लगता है, ये मानो फिर से जन्म ले रहा हो। वांगलिंग की बॉडी फिर से बनती है, रीबर्थ कह सकते हो। डाविश वाटर चौंक जाता है कि असंभव। और मैं इसी बैटल को बोल रहा था जो कि बहुत फियर्स है। और वो वांगलिंग की बॉडी क्यों बनी थी, वो जो रेड लाइट वाली ब्लड थी वो अलग थी जिसकी वजह से इसकी बॉडी बन जाती। वांगलिंग को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि धीरे धीरे ब्लड गायब हो रहा था। अब वांगलिंग को एक आइडिया आता है, डाविश वाटर की तरफ देखता है, चार्ज करता है। फिलहाल इसके 6 स्टार्स चमकते हैं, लॉब स्टार भी बनता है। ये फिलहाल 7 स्टार एंशिएंट गॉड की तरह लग रहा था और इसके अंदर एक ही विचार था कि इसको तो निपटा ही दूंगा। ये एक मंत्र पढ़ता है और बोलता है एंशिएंट गॉड स्पेल लाइफ एक्सचेंज, और अब पंच मारता है। हालांकि इसमें क्या होता है कि अगर ऐसे पंच, इस टेक्निक को आप यूज करते हो एंशिएंट गॉड स्पेल लाइफ एक्सचेंज, मतलब आप अपने लाइफ के बदले में पावर को मारते हो, पंचेज मारते हो, तो वांगलिंग की ऑरा नीचे गिरती है। वांगलिंग का फिस्ट डाविस्ट वाटर के राइट पाम से टकराता है। वांगलिंग खून की उल्टी करता है, काफी पीछे जाके गिरता है, रोकता है पागलपन की तरह, फिर से आगे बढ़ता है। और डाविस्ट वाटर भी बोलता है कि अपने लाइफ फोर्स के बदले तुम पंचेज मारना चाहते हो, कितने मार पाओगे। वांगलिंग दूसरा पंच मारता है और धीरे धीरे करके 10 पंचेज मारता है। रैंक 5 का रीजन है अब तो कोलैप्स करने लगता है। वांगलिंग अब बूढ़ा लगने लगता है, बट बैटल इंटेंट अभी भी था। डाविश वाटर शुरुआत के 5-6 पंचेस तो ब्लॉक कर देता है, बट अब इससे भी पीछे जाना पड़ता है, पंचेस इतने पावरफुल थे। ये बोलता भी है तुम्हारे पास एंशिएंट गॉड बॉडी है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते।
मेरे सामने ये स्पेल्स हंसने के लायक है। मैं तो बस यही सोच रहा था, यहाँ पर टाउसन होता ना भाई, इसको मजा दिला देता। और डाविश वाटर सोचता है कि अच्छा एक चीज़ ये है कि 7 कलर्ड नील को इस बंदे को यूज़ करने अच्छे से नहीं आता, नहीं तो मैं बचता नहीं। वांगलिंग रुकता नहीं है, 19 पंचेस तक मार चुका था। और डाविश वाटर बोलता है अगर तुम 100 पंचेस तक मार पाते तो शायद मुझे इंजर्ड भी कर पाते, लेकिन तुम खुद ही मर जाओगे क्योंकि तुम अपनी ऑरा वैसे भी वेस्ट कर रहे हो। बट वांगलिंग रुकता नहीं है कि मैं 16 साल से कल्टीवेट कर रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ। हेंग्यू सेक्ट में मैंने टैंगली वगैरह को निपटाया था। पंचेस बढ़ते जाते, 23 पंच तक ये पहुंच चुका था। पुराने दिन याद करता है कि कैसे इसने नासेंट सोल बनाए थे। पंचेस बढ़ते जाते, कैसे यिन यांग स्टेज पे पहुंचा था, अब तक इसके पंचेस 30 पार कर जाते हैं। कैसे मैंने 2000 साल तक कल्टीवेट किया है, इस लेवल तक पहुंचा हूँ, पंचेस इसके 40 पार कर जाते हैं। मैं अगर पूरी वाइटैलिटी भी दे दूँ तो क्या ही फर्क पड़ता है, कोई ना, मैं मरूंगा। लिमुआन वैसे भी मतलब जिंदा तो नहीं है। पंचेस इसके बढ़ते बढ़ते 75 तक पहुंच चुके थे। हर एक जगह से इसके बॉडी से ब्लड आ रहा था। 23 पंचेज में इसकी वाइटैलिटी खत्म हो गई थी, बट अपने विल के दम पर अपने ब्लड को फ्यूज करके ये पंचेस मारते जाता है। और वांगलिंग एक चीज और बोलता है, फ्लोइंग टाइम 5000 साल पीछे जाता है कि मुझे पावर दो कि मैं और ज्यादा फोर्सेस यूज कर पाऊँ। पंचेस बढ़ते बढ़ते 84 85। वांगलिंग जब बोलता है तो इस समय डाविश वाटर भी एक अलग ही नजर से इसे देखते हैं कि इस बंदे का एक्सपीरियंस सिंपल तो नहीं है। स्टोन डोर यहाँ पर प्रकट होता है, एक डेसोलेट ऑरा वांगलिंग को घेरती है। वांगलिंग के पंचेस बढ़ते बढ़ते 100 पहुंच चुके थे। ये वांगलिंग के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 100 पंचेस थे, ये इसका पूरा लाइफ था। ये वांगलिंग का पिनैकल फोर्स था, टॉप फोर्स था। डाओइस्ट आई वाटर की जो आंखें थी वो सीरियस हो जाती हैं, विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक चींटी ने इनके सामने 100 पंचेस मार दिए थे, और ये नॉर्मल पंचेस नहीं थे, इसमें एसेंस मिक्स था। और डाविश वाटर एक खतरा फील करते हैं। फिलहाल इनके चेस्ट के आसपास एक पानी का वर्टेक्स बनता है, बड़े से मुंह के समान खुलता है, और वांगलिंग के पंचेस को डेवोर करना चाहता था। इसे बोलते हैं डेव डाओ डेवोर स्पेल। वांगलिंग इधर मतलब इसकी पूरी बॉडी खून से सनी हुई थी, हार्ट बीट एकदम स्लो हो चुका था, आंखों में कोई चमक नहीं थी। बहुत सारे स्टार बीस्ट यहाँ पर मारे जाते हैं, फियर्स बीस्ट। रैंक 6 का भी सेम हाल होता है। डाविश वाटर के बाल बिखर जाते, चेहरा एकदम लाल हो चुका था, खून आ रहे थे, ये इंजर्ड हो चुके थे इस पंचेस की वजह से। और ये बोलते कि मैंने इस बंदे को सही में कम में आका, क्योंकि अब इन्होंने ज़्यादा पावर उन पंचेस को ब्लॉक करने में लगा दिया। तो 7 कलर्ड नेल अब अपना पावर दिखाता है, और 3 इंचेस इनके खोपड़ी के अंदर चला जाता है। काफ़ी दर्द फील करते हैं डाविश वाटर, खून की उल्टी करने लगते हैं। फिलहाल ये अपने ब्लड से इस नेल को सील कर देना चाहते थे, और ये बोलते हैं बहुत सही बहुत सही, तुम्हारे जैसा चींटी मुझे इंजर्ड कर दिया। चलो कोई बात नहीं, चलो माना कि मैं 7 कलर्ड नील को रजिस्ट कर रहा था, फिर भी तुमने दुनिया को चौंका दिया है मरने से पहले। मरने के बाद तुम हंस सकते हो, इनका किलिंग इंटेंट बढ़ चुका था। ये वांगलिंग के करीब पड़ते हैं कि अब तुम मर सकते हो, तुम दोबारा जन्म लोगे, मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। और इस दौरान ये यूज़ करता है केयर फ्री रीइंकारनेशन डाओ। मैं तुम्हें 100 रीइंकारनेशन तक मारते रहूंगा कि तुम जन्म कैसे लेते हो, मैं देखता हूँ। मतलब ये अपना एक रीइंकारनेशन साइकिल से वांगलिंग को ट्रैप करना चाहता था, और वांगलिंग 100 जन्म तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। पर तभी एक हवा का झोंका अचानक से यहाँ पर आता है कि स्लेव डाविश वाटर, तुम इसे मारना चाहते हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। डाविश वाटर एकदम रुक जाता है, दूर की तरफ देखता है कि ओल्ड फेलो, तुम मुझे रोकना चाहते हो। तुम्हें एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म ने पत्थर में बदल दिया था 1 लाख सालों तक। तुम्हें मैजिकल ट्रेजर में वो रिफाइन करना चाहते थे। तुम फिलहाल आउटसाइड स्टार सिस्टम का पावर यूज कर रहे हो, मॉस्किटो बीच जो कि बाहर से आते हैं उनकी मदद से सरवाइव कर रहे हो। फिर भी तुम बीच में पड़ना चाहते हो, तुम मुझे रोकना चाहते हो। क्या योग्यता है तुम्हारे पास मुझे रोकने के लिए? और फिर भी डाविश वाटर का हाथ वांगलिंग की तरफ बढ़ता है, पर जो हवा का झोंका है था वो एक हाथ में बदल जाता है, और जो रिनकारनेशन साइकिल बना था उसे रोकने लगता है। और फिर आवाज आती है, जूनियर स्लेव, स्लेव तो आप समझते ही हो, मतलब दास। उस समय तुम मेरे सामने, मतलब लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म के सामने एक दास थे, और तुम्हें मुझे भी रेस्पेक्ट देना पड़ता था। तुम 3rd स्टेप में पहुंच चुके हो तो इतने एरोगेंट बन रहे हो। मतलब जो भी ये ओल्ड मैन है, ये लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म को भी जानते हैं। एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म वाले भी मुझे मार नहीं पाए, तो तुम मुझे रोकोगे? उन्हें बस, मतलब वो लोग भी मुझे बस सील कर पाए 1 लाख सालों के लिए, और तुम्हारे जैसा एक दास, एक मेंढक जो कि कुआं में हो, मुझे रोकना चाहता है? हवा का झोंका से जो ये हाथ बना था इस रिनकारनेशन साइकिल को ही रोक देता है। डाविश वाटर फिर से स्टॉप स्पेल को यूज करता है, और जो ये हाथ बना था हवा का झोंके से, ये भी थोड़े समय के लिए रुकता है, लेकिन तोड़ देता है इस स्टॉप स्पेल को। डाविश वाटर चौंक जाता है, इम्पॉसिबल, तुम तो सील कर दिए गए थे, तुम्हारे पास इतना पावर कि तुम मेरे स्टॉप स्पेल को रजिस्ट कर पाओ। मुझे इतना पता है कि तुमने बाहर से सोर्स ओरिजिन को एब्जॉर्ब किया है, लेकिन तुम पावर भी एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। एंशिएंट वॉइस कहती है कि तुम्हें कुछ तो ज्ञान है। अब डाविश वाटर अपने छाती को टच करते हैं, एक कल्टीवेशन प्लेनेट इनके आसपास प्रकट होता है। ये इतना पावरफुल था कि रैंक 5 के एंशिएंट गॉड को भी संभाल सकता था, जिसके अंदर बहुत सारे यिन और यांग डिसाइपल्स थे, 2 बिलियन के आसपास।
और इस पावर को ये जो हाथ बना हुआ था उसकी तरफ ये डायरेक्ट करता है। पर ये हाथ का जो पावर था ये आगे बढ़ता है कि जैसे कि तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी है वैसे ही ये जो 2 बिलियन यिन और यांग तुम डिसाइपल्स यूज कर रहे हो ना, तो ये मेल है ना तो फीमेल है, मतलब आप समझ सकते हो बीच वाले हैं। 3 कल्टीवेशन प्लेनेट के शैडोज बने थे बट ये कोलैप्स कर जाते हैं, पर हाथ गायब नहीं होता है। लेकिन फिलहाल अब ये डैमेज हो जाता है और ये हाथ का पावर डाविश वाटर के थर्ड आई की तरफ पड़ता है। डाविश वाटर चिल्लाता है कि तुम ओल्ड फेलो, तुम्हारी रियल बॉडी तो आ नहीं सकती, तुम सील हो, ये तुम्हारा अवतार का एक पावर है, मरो फिर। और एक बड़ा सा प्लेनेट ये फिर से निकालता है उसका शैडो, जिसमें यिन और यांग ऑरा को इसने स्टोर करके रखा था और फेंक के मारता है। और ये इनकी मदद से इसने जॉस फ्लेम बनाए थे। जॉस फ्लेम क्या होता है, अगर आप समझ लो टीचर हो और कोई आपको रेस्पेक्ट देता है तो उस फेथ पावर के दम पे जॉस फ्लेम बनते हैं। और इनकी मदद से आज ये इस विंड सेलेस्टियल रियल्म के ये जो भी बॉडी है उसको मारना चाहता था। और फाइनली इस ऑरा की वजह से ये जो डैमेज हो चुका था हाथ ये कोलैप्स कर जाता है। एंसेंट वॉइस उसकी आवाज़ में एक दर्द था, मतलब वो भी इंजर्ड हो चुके थे। और डाविश वाटर बोलता है कि तुम इस चींटी को बचाने आए हो, मतलब ये चींटी तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे और मारना चाहूँगा। और तुम्हारा अवतार भी मर चुका है। फिलहाल वो जो 7 कलर्ड नेल था वो इसके खोपड़ी में 3 इंचेस पे ही रुक जाता है, लेकिन जितना हिस्सा में था उधर का जो हिस्सा था वो गलने लगता है। डाविश वाटर फिर से वांगलिंग पर चार्ज करता है, पर तभी अचानक से एक हाथ फिर से बनता है हवा के झोंके से, और डाविश वाटर का जो थर्ड आई था 7 कलर्ड नेल के बीच में उसे और प्रेस करने लगता है। डाविश वाटर रुक जाता है कि तुम अभी तक नहीं मरे। स्टोरी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।